भाषा अधिगम के बारे में और अधिगम के बारे में डिटेल से बताया हुआ है और उनकी जितनी भी इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं हैं उनको भी बताई हुई है। आप उन वीडियो को जाकर ज़रूर देखें और अपने कन्फ्यूज़न को दूर करें। चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखते हैं, आपका जो आज का टॉपिक है वो है आपका भाषा शिक्षण। ठीक है, भाषा शिक्षण। भाषा, इसके पहले हम लोगों ने हिंदी पेडागोगी में कहीं न कहीं भाषा को पढ़ा हुआ है, जिसमें हमने अधिगम को पढ़ा हुआ है। यदि आपने अपने नोट से नहीं पढ़ा होगा या किसी बुक से नहीं पढ़ा होगा तो आप वीडियो से ज़रूर पढ़ें और अपने क्वेश्चन को हल करें ताकि चीज़ें जो होती रहें क्लियर होती रहें। तो देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है भाषा शिक्षण। पहले देख लेते हैं भाषा शिक्षण क्या है, उसके बारे में बारी बारी से हम लोग आगे बात करेंगे। तो भाषा शिक्षण है, सामान्यतः शिक्षण का अर्थ ज्ञान प्रदान करना है। मतलब नॉर्मली हम क्या करते हैं, शिक्षण का मतलब ये है कि हम कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, सामान्यतः शिक्षण का अर्थ ज्ञान प्रदान करना है, जानकारी देना है, कुशलता विकसित करना है। आगे पढ़ते हैं। भाषा शिक्षण से हमारा अभिप्राय शिक्षण की उच्च विशिष्ट व्यवस्था से है, जिसके द्वारा भाषाई कुशलता का विकास संभव हो। जैसे कि फ्रेंड्स, इसमें ये कहा गया है कि शिक्षण या किसी चीज़ को हम क्यों सीखते हैं। सीखना तो अधिगम हो गया, लेकिन जिस रूल और जिस व्याकरण के तहत हम सीखते हैं वो आपका हो जाएगा शिक्षण। ठीक है, तो शिक्षण है आपका जो जिसके द्वारा से हम कोई नई जानकारी को लेते हैं, है कि नहीं। तो हम किसी न किसी चीज़ को सीखते हैं। अब हम जब कोई नई चीज़ सीखते हैं तो उससे क्या होता है, हमें नई जानकारी प्राप्त होती है और उसकी बार बार रिवीजन करने से किसी भी चीज़ का, जैसे हम कोई भी चीज़ नया सीख रहे हैं तो बार बार रिवीजन करने से क्या होगा, उसमें हमारी कुशलता विकसित होगी। हम बिल्कुल ही उस पर दृढ़ होते जाएंगे। वो हमारी चीज़ जो भी हम सीखेंगे वो हमारा अस्थाई अधिगम हो जाएगा। अस्थाई अधिगम, अधिगम के बारे में मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाई हुई है, इसके पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और चीज़ों को समझें। तो शिक्षण से हमारा अभिप्राय क्या है, शिक्षण की उच्च विशिष्ट व्यवस्था से है। जैसे कि हमें किसी चीज़ को सिखाना है तो किस नियम के तहत सिखाना है और उसकी एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए भाषा शिक्षण की, जिसके द्वारा भाषाई कुशलता का विकास संभव होता है। भाषाई कुशलता का विकास फ्रेंड्स हो जाएगा आपका, जैसे कि ये देखिए, भाषाई कुशलता का विकास संभव है। इसका मतलब ये है कि हम कोई नई भाषा सीखने जा रहे हैं तो हम उस भाषा को सीखने में उसके व्याकरण के रूल के हिसाब से और जो भी जहाँ भी वो चीज़ सिखाई जा रही है उस संस्था में, उन चीज़ों में पूरी तरह से व्यवस्थित वो चीज़ें होंगी जिसमें हम आसानी से चीज़ों को सीख पाएंगे। आई होप मेरी बात क्लियर होगी। आगे देखते हैं। भाषा शिक्षण का दायित्व मुख्य शिक्षक का है ना। कहने का मतलब है भाषा शिक्षण का उपयोग कौन करेगा, बच्चा करेगा नहीं, वो तो सीखने जा रहा है ना। तो भाषा शिक्षण का जो भाषा शिक्षण में जो रूल हैं वो सबसे पहले किसे जानने होंगे, वो सबसे पहले जानने होंगे आपको शिक्षक को, है कि नहीं। जब शिक्षक नहीं समझेंगे चीज़ों को तो वो बच्चों को कैसे समझाएंगे। ठीक है, तो भाषा शिक्षण जो है वो मुख्य रूप से शिक्षक के लिए ही बना है। अब सवाल बनता है कि भाषा शिक्षण शिक्षक को क्यों सीखना चाहिए। तो जब शिक्षक ही नहीं नियमों को अच्छे से जानेगा तो बच्चों को वो क्या समझाएगा, पहली बात ये रही। दूसरी बात, अगर इसी लाइन में आप पढ़ेंगे कि वह शिक्षार्थियों की योग्यता, रुचि तथा आवश्यकता अनुसार पाठ्य सामग्री को व्यवस्थित करता है तथा उसके शिक्षण की योजना तैयार करता है कि नहीं। जैसे जब हमको क्लास में पढ़ाना होता है, चाहे आप अगर कोचिंग भी 2 बच्चों या 3 बच्चों को पढ़ाते होंगे या किसी प्राइवेट स्कूल में इस टाइम कार्यरत होंगे, तो आप ज़रूर ये चीज़ देखे होंगे कि एक साथ तो हम भले ही टॉपिक को पढ़ाते हैं लेकिन सभी बच्चे एक साथ एक चीज़ों को नहीं समझ पाते। कुछ बच्चे जो हैं बहुत जल्दी सीखते हैं और कुछ बच्चे जो हैं बहुत ही देरी से चीज़ों को सीखते हैं। तो जो बच्चा देरी से सीख रहा है चीज़ों को, उसकी योग्यता को हमें क्या करना पड़ेगा, परखना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि बच्चा जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें बच्चे की कुछ रुचि है या बस वो ज़बरदस्ती पढ़ रहा है ना। उसकी आवश्यकता के अनुसार ही पाठ्य सामग्री रखेंगे, है कि नहीं। जैसे एक
मंद बुद्धि का बालक है जो देरी से सीखता है, तो उसके लिए हम अलग अलग नियम से चीज़ों को उसको समझाएंगे ताकि बच्चा जो आसानी से चीज़ों को समझ सके। और किस प्रकार से हम किस टॉपिक को समझाएंगे इसका हम योजना तैयार करते हैं। आई होप मेरी बात क्लियर होगी। तो 2-3 पॉइंट इसमें याद रखिए भाषा शिक्षण में। पहला है आपका कि जो भाषा शिक्षण से क्या अभिप्राय है कि किसी चीज़ को, किसी भी भाषा को हम सीख रहे हैं, ठीक है। किसी भी भाषा में कुशल होना है हमको, उसका विकास करना है पहला। दूसरा है कि भाषा शिक्षण सबसे ज़्यादा उपयोगी किसके लिए है, किसको चाहिए, शिक्षक को चाहिए। क्यों? क्योंकि शिक्षक को बच्चे के हिसाब से, बच्चे के वातावरण के हिसाब से, बच्चे के आईक्यू लेवल के हिसाब से चीज़ों को समझाना है। आई होप मेरी बात क्लियर होगी। चलते हैं आगे। आगे आपका है भाषा शिक्षण के कौशल, ठीक है। मतलब किन किन माध्यमों से हम भाषा को, किसी भी नई भाषा को सीखते हैं, है कि नहीं। जैसे इसके पहले वीडियोज़ में हमने बात करी है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम की। तो हम भाषा अर्जन करते हैं वो जो आपके वातावरण से करते हैं, और भाषा जब हम सीखते हैं, अधिगम करते हैं, तो वो नियम, किसी नियम के अनुरूप सीखते हैं हम। जैसे भाषा अर्जन हम करते हैं, जैसे हमें अपनी मातृभाषा सीखनी है तो हम वो भाषा अर्जन करते हैं। हम अपने परिवार को, अपने आस पड़ोस को देखकर, सुनकर चीज़ों को सीख लेते हैं, उस भाषा को सीख लेते हैं। लेकिन वही यदि आपको किसी दूसरे देश या किसी दूसरे राज्य की भाषा सीखनी हो तो उसका व्याकरण आपको जानना पड़ेगा, उसके स्वर व्यंजन जानने पड़ेंगे, उसके नियम जानने पड़ेंगे। तो वो हो जाएगा आपका भाषा अधिगम। और इसी भाषा शिक्षण के कितने कौशल हैं, मतलब ये जो 4 कौशल हैं ये न रहें तो हम क्या भाषा शिक्षण को अच्छे से भाषा को सीख सकते हैं या नहीं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे इस टॉपिक में। तो देखते हैं ये जो टॉपिक है आपका, भाषाई कुशलता का संबंध भाषा के 4 कौशलों से है। मतलब कि कोई भी भाषा हम सीख सकते हैं तभी जब ये 4 कौशल हमारे पास हों, ठीक है। ये 4 चीज़ों में हम बहुत ही अच्छी तरीके से कुशल हों। जैसे श्रवण, श्रवण मीन्स हो गया सुनना, ठीक है, लिसनिंग। तो पहले हम क्या करेंगे, चीज़ों को सुनेंगे। जैसे अगर हमें भाषा अर्जन ही, अगर इसको कोई भाषा सीखनी है हमको, तो सबसे पहले उसको हम सीखेंगे कैसे, पहले सुनेंगे तभी ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, बोलेंगे। भाषण का यहाँ मतलब है बोलने से, ठीक है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये है आपके 4 कौशल, ठीक है। तो पहले हम भाषा को सुनेंगे, फिर उनकी तरह बोलने की कोशिश करेंगे, फिर किताबों में या नियम के अनुसार उनको हम पढ़ेंगे, और उसके बाद हम उन चीज़ों को क्या करेंगे, लिखना सीखेंगे, ठीक है। आई होप मेरी बात क्लियर होगी। जैसे छोटा बच्चा होता है वह हमारी भाषा को कैसे सीखता है, वो इसी तरह सीखता है। जब हम कहते हैं बेटा पापा बोलिए, तो पापा वो कैसे, जब सुनता है तभी बोलता है, सुनने के बाद बच्चा बोलता है। क्या बच्चा तुरंत लिखने थोड़ी लग जाता है। आप ही अगर नॉर्मली अपने इन्वायरमेंट से इसको देखेंगे, आप डेली लाइफ में इसको जोड़ कर देखेंगे, तो ये बहुत ही ईजी चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत, और सीटेट में बहुत ही फेवरेट ये जो सीटेट का क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के कितने कौशल हैं, बहुत बार पूछा गया है फ्रेंड्स। यूपी टेट में पूरी तरह से डायरेक्ट पूछा गया है, और सीटेट में घुमा फिरा के चीज़ों को पूछा गया है, जिसमें कहीं न कहीं इन चारों ऑप्शनों का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो बच्चा पहले क्या करता है, सुनता है, किसी भी भाषा को क्या करता है, सुनता है, उसके बाद उसको बोलता है, उसके बाद बुक में नियम के हिसाब से उसे पढ़ता है, उसके बाद उसकी राइटिंग करता है। तो भाषा शिक्षण के 4 कौशल हुए लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। आई होप मेरी बात क्लियर होगी फ्रेंड्स। चलते हैं आगे की टॉपिक में। आगे है आपका टॉपिक भाषा अधिगम और भाषा शिक्षण। कहने का मतलब है भाषा अधिगम में और भाषा शिक्षण में क्या अंतर है, ठीक है। भाषा अधिगम और भाषा शिक्षण में क्या अंतर है, यहाँ पे हम इसके बारे में देखेंगे। तो भाषा अधिगम और भाषा शिक्षण परस्पर संबंध प्रक्रियाएं हैं, ठीक है। क्या है, परस्पर संबंध प्रक्रियाएं हैं, मतलब ये एक दूसरे की पूरक है, ठीक है। भाषा अधिगम तभी होगा जब भाषा शिक्षण होगा। जैसे किसी भी भाषा को तभी हम सीख सकते हैं जब उसे कोई सिखाने वाला होगा, है कि नहीं। उसको सिखाने की विधि हमें मालूम होगी ना। तो किसी भी भाषा को तभी हम सीख सकते हैं जब
उसका शिक्षण अवेलेबल हो हमारे पास। ठीक है, तो ये भाषा अधिगम और भाषा शिक्षण एक दूसरे के क्या है, पूरक है। देखिए आगे लिखा है कि प्रभावी अधिगम के लिए प्रभावी शिक्षण आवश्यक है। बिल्कुल ही सही बात है कि यदि आपको प्रभावशाली तरीके से किसी भाषा को सीखना है तो उसी प्रभावशाली तरीके से आपको शिक्षण विधियां लेनी पड़ेंगी, है कि नहीं। जैसे हमें ग्रामर, जो आपको इंग्लिश सीखना है, सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है, आपको क्या सीखना है, सेकेंड लैंग्वेज सीखना है, तो उसको सिखाने के लिए पर्याप्त आपके पास मुद्दे होने चाहिए, रूल्स होने चाहिए। और आगे देखते हैं, भाषा शिक्षण और अधिगम दोनों का संबंध शिक्षार्थी से है। ठीक है, जैसे दोनों का संबंध कहीं न कहीं शिक्षार्थी से, जैसे आपने अभी पहले पढ़ा, अभी आप कहेंगे कि मतलब पहले तो अभी हमने पढ़ा है कि भाषा शिक्षण जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी शिक्षक के लिए है। शिक्षक सीख क्यों रहा है, क्योंकि बच्चों को सिखाना है तभी तो, इसलिए भाषा शिक्षण और अधिगम दोनों ही शिक्षार्थी से रिलेट करते हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, शिक्षार्थी की आयु, योग्यता, स्तर तथा अन्य विशेषताएं शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। बिल्कुल ही सही बात है। जैसे आप प्राइमरी लेवल की, प्राइमरी स्कूल में देखेंगे, प्री प्राइमरी या प्राइमरी स्कूल में, तो ये था कि पहले के समय की अगर हम बात करें तो बच्चा तभी अपने स्कूल में जो है एडमिशन ले पाता था जब उसकी एज 7 to 8 हो जाया करती थी ना। तो आयु के हिसाब से आप ही सोचिए, यदि 7-8 साल का बच्चा है और आप उसको 3-4 में डायरेक्ट रख देते हैं, तो क्या वो चीज़ों को समझ पाएगा, क्या वो चीज़ों को सीख पाएगा? बिल्कुल नहीं। योग्यता होनी चाहिए उस बच्चे में कि उसकी रुचि है कि नहीं। यदि हम उसको हिंदी व्याकरण पढ़ा रहे हैं तो क्या उसे हिंदी व्याकरण या हिंदी साहित्य पढ़ना अच्छा लगता है? यदि अच्छा लगता है तभी हम उस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, वरना बच्चे के वातावरण से जोड़कर उसके चीज़ों को हम पढ़ाएंगे। उसका स्तर भी देखेंगे कि मतलब कि उसका आईक्यू लेवल कैसा है, मंद बुद्धि का बालक है, जड़ बुद्धि का बालक है, या आपके प्रतिभाशाली बालक है ना। तो ये जो आईक्यू लेवल है, इस पर मैंने सीडीपी के बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं, आप उन्हें जाके देखें और अपने कन्फ्यूजन को क्लियर करें और ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोज़ कैसी लगी हैं। तो देखते हैं उसके आगे का टॉपिक। आई होप ये भाषा अधिगम और भाषा शिक्षण आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से इसको समझाने की कोशिश करी है। चलते हैं आगे। आपका भाषा अधिगम और शिक्षण के प्रमुख घटक, इसके घटक क्या है, मतलब भाषा अधिगम कैसे हो सकता है या भाषा शिक्षण कैसे हो सकता है, किन लोगों की उपस्थिति चाहिए ना। तो इसमें आपका जो है भाषा अधिगम और शिक्षण के प्रमुख घटक क्या हैं, तो वो हैं आपके शिक्षार्थी, ठीक है, शिक्षार्थी स्टूडेंट, शिक्षक टीचर, पाठ्य सामग्री, ठीक है, पाठ्य विधि। शिक्षार्थी का होना भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यदि शिक्षार्थी ही नहीं होगा तो हम किसको समझाएंगे, किसको चीज़ों को सिखाएंगे, और शिक्षक नहीं होगा तो हम किससे सीखेंगे, और पाठ्य सामग्री ही नहीं होगी आपकी। जैसे पाठ्य सामग्री, जैसे हमें सेकेंड लैंग्वेज कोई सीखनी है, इंग्लिश लैंग्वेज, तो उसकी पाठ्य सामग्री नहीं होगी आपके पास, आप सिर्फ सुन रहे हैं उसे, ठीक है, बोलने की कोशिश कर रहे हैं सुन के, तो क्या आप पूरी तरह से उन चीज़ों को लेकर क्लियर हो पाएंगे? नहीं, बिल्कुल। खासकर इंग्लिश की बात करें तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग होता है, स्पेलिंग कुछ अलग होती है, मीनिंग कुछ अलग होती है। तो पाठ्य सामग्री होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आपका आता है पाठ्य विधि, जो अपने आप में बहुत ही ज़रूरी है, और बहुत ही यूनिक न हो तो किसी भी भाषा को सीखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए शिक्षार्थी भी हैं, ठीक है, शिक्षार्थी भी हैं, शिक्षक भी हैं और पाठ्य सामग्री भी है, लेकिन सारी चीज़ें के बावजूद पाठ्य विधि ही न हो, पढ़ाने का तरीका ज्ञान ही न हो उसका कि किस विधि से हम पढ़ाएं। जैसे मैंने अभी अभी आपसे बात करी कि एक क्लास में एक ही प्रकार के बच्चे होते नहीं हैं, सबके माइंड, सबकी चीज़ों को सीखने के तरीके जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, एक्सेप्ट करने के तरीके जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कुछ बच्चे जल्दी सीख लेते हैं, कुछ बच्चे बहुत देर में सीखते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ही देर में सीखते हैं।
तो उनकी अलग अलग विधियाँ होती हैं। जैसे कि एक प्रतिभाशाली बालक है तो उसको किस विधि से समझाया जाए कि बच्चा जो है उसके वो बोर भी ना हो क्लास में और उसका मनोरंजन भी होता रहे और वो पढ़ता रहे। और इसी तरह मंद बुद्धि का बालक है तो किस विधि से उसको पढ़ाया जाए कि वो चीज़ों को और अच्छे से समझ सके और थोड़ा जल्दी सीख सके। आई होप मेरी बात क्लियर होगी। फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। आगे है आपका कि भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हम लोग सामान्य सिद्धांत की बात कर रहे हैं, ठीक है, सामान्य सिद्धांत की बात कर रहे हैं। इसके जो महत्वपूर्ण और विशेष सिद्धांत है वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे, तो उन्हें आप ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि वीडियोस कैसे लगी। फ़िलहाल हम आज की वीडियोस पर ध्यान देते हैं और क्या है ये इसके बारे में जानते हैं। तो भाषा को सीखने के लिए किसी भाषा शिक्षण जैसे एक टीचर है उसको किसी भाषा को सिखाना है बच्चों को, तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए बच्चों के लिए। पहला है रुचि जागृत करने का सिद्धांत। बिल्कुल ही सही है कि मैंने इसके बारे में अभी भी बता दिया आपको कि यदि किसी बच्चे में हम उसको हिंदी पढ़ा रहे हैं या आर्ट पढ़ा रहे हैं या कोई भी चीज़ सिखा रहे हैं, दुनिया की कोई भी चीज़ बच्चा सीखना चाहता है और हम उसे सिखा रहे हैं, ठीक है, उस बच्चे की रुचि ही नहीं होगी। जैसे मान लीजिए एक क्लासरूम को आप ले लीजिए और उस क्लासरूम में 20 से 25 बच्चे हैं, ठीक है। 10 बच्चे जो हैं उन्हें आर्ट में रुचि है, लेकिन 10 बच्चे जो हैं उन्हें आर्ट में रुचि नहीं है। और जो 5 बच्चे हैं वो दोनों में मतलब रुचि रखते हैं। कभी कभी उनका मन भी कर लेता है, पढ़ लेते हैं, कभी कभी उनका मन भी नहीं करता है। जब टफ चीज़ें आ जाती है तो वो सोचते हैं कि ना पढ़े, है कि नहीं। तो सभी बच्चों में सबसे पहले क्या होना चाहिए, उन्हें रुचि, उनमें रुचि जागृत करनी चाहिए ना, कि उनमें इंटरेस्ट है कि नहीं। अगर हम हिंदी व्याकरण या हिंदी साहित्य पढ़ा रहे हैं तो क्या बच्चों को हिंदी साहित्य में रुचि है, क्या वो सच में पढ़ना चाहते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले शिक्षक को किसी भी भाषा को पढ़ाने के लिए सबसे पहले बच्चे की रुचि पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चा सीखना चाहता है या नहीं। ऐसा नहीं कि पहले की तरह कि हाँ अब ज़बरदस्ती पढ़ा लिया जाए, बस किताब में लिखा है तो आपको पढ़ना है चाहे आपका मन हो या न हो। पहले भी क्या होता था कि अनुशासन से या दंड की वजह से हम बच्चों को क्या करते थे, चीज़ों को सिखाते थे। लेकिन अब शिक्षा मनोविज्ञान इसकी अगेंस्ट है और शिक्षा मनोविज्ञान कहता है कि बच्चों को पर्यावरण से, उसके वातावरण से जोड़कर चीज़ों को पढ़ाई जाए। उसके बाद आपका आ जाता है प्रेरणा का सिद्धांत। क्या आ जाता है आपका, प्रेरणा का सिद्धांत। रुचि और प्रेरणा दोनों अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है। अब पूरक कैसे है, क्योंकि यदि किसी बच्चे में रुचि आ जाएगी तो उसमें ऑलरेडी प्रेरणा आ जाएगी उस चीज़ को सीखने की। क्योंकि जब बच्चा सीखेगा थोड़ा थोड़ा, और जैसे एक छोटा बच्चा है, मैंने पिछली वीडियो में भी एग्जांपल दिया था, क्योंकि कुछ एग्जांपल ऐसे होते हैं जो किसी भी नियम को बहुत ही सटीक तरीके से व्यवस्थित करते हैं, है कि नहीं। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, वो पढ़ने में थोड़ा सा कमज़ोर है और उसको 1 हफ्ते तक स्वर हमने पढ़ाया, समझाया, सिखाया, लेकिन बच्चा स्वर नहीं पढ़ पाया, न सीख पाया। लेकिन बस उसने इतना सीखा है कि वो ये नहीं कह पा रहा है कि अ से अनार होता है, आ से आम होता है। बस वो ये कह रहा है ये अनार है, ये आम है, ये इमली है ना। तो उतने पे ही क्या करेंगे, हम बच्चों को डांटेंगे नहीं, सारे बच्चों से क्लैपिंग करवाएंगे और कहेंगे कि हाँ इतना तो सीखा बच्चे ने 1 हफ्ते में ना, इसके आगे भी धीरे धीरे क्या कर लेगा, सीख लेगा। तो जब हम ऐसा करेंगे तो बच्चे में प्रेरणा होगी कि हाँ मैम जी ने या सर जी ने ऐसा किया है, सारे बच्चे बहुत खुश थे, मेरे लिए क्लैपिंग हुई है। तो वो बच्चा और एक्साइटमेंट होकर और प्रेरित होकर चीज़ों को जल्दी सीखेगा। तो एक शिक्षक को इस दृष्टि से भी देखना चाहिए, पहले रुचि देखनी चाहिए, फिर उसको उसकी प्रेरणा को प्रोत्साहित करना चाहिए, उसके विचार को प्रोत्साहित करना चाहिए। अब सबसे बड़ी जो बात आती है और सबसे सटीक और शिक्षा मनोविज्ञान में जो सबसे ज़्यादा अपनी चीज़ों को रखते हुए आए हैं वो है आपका सिद्धांत है क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत। हमारे और आपकी भाषा में अगर हम CDP की बात करें तो इसकी बात हो जाएगी आपकी लर्निंग बाय डूइंग ना, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग।
करके सीखने का सिद्धांत। आपने सीडीपी में जितने भी सिद्धांत पढ़े होंगे उसमें देखे होंगे करके सीखने का सिद्धांत है। जैसे यदि बच्चे को हम बताते हैं कि बेटा ये 1 है, ये 2 है, जैसे एक खिलौना ला दिया हमने जिसमें 1 से लेके 10 तक नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, और हमने इधर उधर नंबर को दूसरी जगह अरेंज कर दिया है। अब उसको एक सीरियल में उसको क्या करना है, बच्चे को एक सीरीज में रखना है, जैसे 1 2 3 4 इस तरह सीरीज में रखना है। तो जब तक हम बच्चे को करके दिखाएंगे तब तक बच्चा उतना नहीं समझ पाएगा, लेकिन जब वो चीज़ हम बच्चे को दे देंगे और कहेंगे तुम अरेंज करो बेटा, आप अरेंज करो अपने हिसाब से, तो बच्चा उससे और सीख पाएगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान सबसे ज़्यादा सीखने पर ये ध्यान देता है कि करके सीखेगा अगर बच्चा तो वो ज़्यादा अस्थाई हो जाएंगे, वो अधिगम। जैसे हम ही और आप हैं, आर्ट बनाया जाए, जब तक टीचर कोई आर्ट बनाते थे हाई स्कूल में, तो ये होता था कि जब तक टीचर बनाते थे ऐसा लगता था कि ईज़ी है, लेकिन जब हम बनाते थे तो वो चीज़ें समझ में आते थे कि वो चीज़ें इतनी ईजी नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। लेकिन जब हम उन चीज़ को करके सीखते थे तो जैसे हम बनाते थे उन चीज़ों को, हम उस किसी फ्लावर का भी चित्र अगर टीचर ने बना दिया, हम बना रहे हैं, तो करके हम सीखते थे उसको कि हाँ इस लाइन को यहाँ से ड्रॉ करेंगे, उस लाइन को वहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ये बेहतर होगा। आई होप मेरी बात क्लियर होगी फ्रेंड्स। चलते हैं आगे। अगला है जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। शिक्षा मनोविज्ञान पहले मैंने बता दिया कि बच्चे के पर्यावरण से और उसके निजी जीवन से, उसके आस पड़ोस से जोड़कर शिक्षा को देनी चाहिए, वरना बिल्कुल ही अलग। जैसे मान लीजिए आप अ से अनार होता है, क्यों अ से अनार ही होता है, क्यों नहीं कोई दूसरी चीज़ रख दी जाती, क्योंकि नॉर्मली फल फ्रूट सारे बच्चे जानते हैं, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, तो सारी चीज़ें बच्चे जान रहे हैं, इन चीज़ों को देख रहे हैं, तो वो अपने वातावरण से जोड़ के बच्चे क्या कर लेते हैं, उसको जल्दी सीख लेते हैं। पुनरावृत्ति का सिद्धांत तो वही है, एक चीज़ को बार बार दोहराना। किसी भी चीज़ को हम सीख लिए हैं, जैसे दुनिया की कोई भी चीज़ हम फ्रेंड्स सीख रहे हैं, या छोटा बच्चा सीख रहा है या कोई व्यक्ति ही सीख रहा है, तो यदि हम उसका रिवीजन नहीं करते हैं तो वो चीज़ें भूल जाती हैं। चाहे वो कोई सब्जेक्ट की बात हो, आर्ट की बात हो, किसी भी सब्जेक्ट की बात हो, या कोई हुनर जो हम सीख रहे हैं, ठीक है। तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत ये होता है। तो हमने ये देखा भाषा शिक्षण के समान सिद्धांत में हमने 5 देख लिए, और इसके विशिष्ट सिद्धांत जो 5 से 8 हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो हिंदी पेडागॉजी में जितना होगा मैं उतना बताऊंगी, और भी इसकी बहुत सारी विधियाँ होती हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं जिसको सीडीपी में आप बहुत ही डिटेल में पढ़ते होंगे। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके भाषा शिक्षण के कुछ सिद्धांत और भाषा शिक्षण की कुछ परिभाषाएं। आई होप ये जो सेशन था आपको समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और सब्सक्राइब चैनल को इसलिए कर लें ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुँचे और आप उस चीज़ों को पढ़ सकें। चलिए फ्रेंड्स, अगली वीडियो तक आप मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड वीडियोज़ देखने के लिए धन्यवाद।